पिछले क्लास में हमने प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग देखा था, यानी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन ऑर्डर टू eliminate those projects which does not appears to be viable. Now we are going to make feasibility study of a project. एक प्रोजेक्ट के वायबिलिटी टेस्टिंग किया जाता है। वायबल यानी कितना सुगम्य है, कितनी सहजता से प्रोजेक्ट को सेटअप दिया जा सकता है, प्रोजेक्ट वर्क को कंप्लीट किया जा सकता है ना। तो इस चीज़ की जांच के लिए प्रोजेक्ट के जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं, रिसोर्सेज हैं और जितने भी मतलब एस्पेक्ट्स हैं, उस एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये जज करना कि ये उस एस्पेक्ट के दृष्टिकोण से सुगम्य है कि नहीं, वायबल है कि नहीं, आसानी से होने वाला है कि नहीं, कि उसमें कोई अवरोध है, अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो उसको कैसे रिमूव आउट किया जा सकता है। इस दृष्टिकोण से जो हम एक एग्जामिनेशन टेस्टिंग का करते हैं प्रोजेक्ट का, और उस स्टडी को, उस क्रिटिकल स्टडी को फिर फाइनली एक डिटेल रिपोर्ट के रूप में तैयार करके प्रस्तुत किया जाता है सारे गवर्नमेंट एजेंसीज़, लोकल अथॉरिटी, उसके बाद आपको फाइनेंसिंग एजेंसीज, ताकि जहाँ से अप्रूवल मिलना हो कोई प्रॉब्लम अप्रूवल मिलने में ना हो, जहाँ से फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलना हो, टेक्निकल असिस्टेंस मिलना हो, वहाँ से कोई प्रॉब्लम ना हो, स्मूथली प्रोजेक्ट जो है अपना वर्क पूरा कर सके। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जब किसी प्रोजेक्ट का स्क्रीनिंग के बाद जो प्रोजेक्ट फर्दर स्टडी के लिए आगे बढ़ाया जाता है, तो उसी स्टडी का पहला स्टेप है फिजिबिलिटी स्टडी। लगभग ये एक प्रकार का डिटेल एग्जामिनेशन है, डिटेल टेस्टिंग होता है प्रोजेक्ट। वही बात हमने लिखा, फिजिबिलिटी स्टडी इस बात को इंश्योर करता है कि वंस अ प्रोजेक्ट started will be finished with the accomplishment of its specified objectives or projected objectives at on its schedule, within its scheduled time and budget। जब एक बार प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया जाएगा तो ये प्रोजेक्ट अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करते हुए निर्धारित टाइम लिमिट में और बजट लिमिट में वो पूरा हो जाएगा। इस बात को इंश्योर करने के लिए जो डिटेल स्टडी किया जाता है डिफरेंट एस्पेक्ट से, टेक्निकल एस्पेक्ट, कॉमर्शियल एस्पेक्ट, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, जितने भी दृष्टिकोण हैं, उस सोशल एस्पेक्ट, उस सभी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट के सुगम्यता की जांच या अध्ययन करके रिपोर्ट तैयार करना होता है। इट इज़ अ प्रोसेस of formulating project report, detailed project report. It is also named as formulation of project, preparation of project report. So during this preparation of detailed project report, the steps are successive steps of preparing report are classified in 3 parts. The first part was screening of project proposals or project ideas. Second part is to make feasibility study, and third part is to prepare detailed project report. तो उसी क्रम में प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के क्रम में जो स्टेप 1 में हमने प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग कैसे होता है, किन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी वो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, और जब प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन पास कर जाता है तो उसके बाद जो प्रोजेक्ट आगे है उस आगे के स्टडी के लिए बढ़ाया जाता है। उसी आगे के स्टडी में डिटेल स्टडी रूप में होता है, जिसके बारे में हम कह सकते हैं फिजिबिलिटी स्टडी मीन्स स्टडी ऑफ वायबिलिटी ऑफ अ प्रोजेक्ट इन ऑल रिस्पेक्ट। सभी दृष्टिकोणों से कितना वायबल होगा इसकी स्टडी करना। दिस स्टडी एंश्योर्स दैट वंस द प्रोजेक्ट स्टार्टेड विल बी फिनिश्ड विद द अकम्प्लिशमेंट ऑफ प्रोजेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स और प्री डिटरमिन्ड और स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव्स। दिस इज अ क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ a project from different angles before going to make final decision कि हाँ ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट हो गया, अब इसको लेके हम आगे
प्लान करेंगे, प्रोजेक्ट का प्लान तैयार करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। इस डिसीजन तक पहुंचने से पहले का स्टडी होता है, एनालिसिस किया जाता है डिफरेंट एंगल से। जो हमने बताया वो टेक्निकल एस्पेक्ट का एंगल हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, कमर्शियल एस्पेक्ट हो सकता है, इन तमाम दृष्टिकोण से। फॉर दिस पर्पस viability of the project in following aspects is tested to prepare detailed project report DPR to be submitted to different government agencies and regulatory bodies to get its approval, है ना। तो इन तमाम बॉडीज़ के पास ये जब रिपोर्ट तैयार हो जाता है तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और अप्रूवल सर्टिफिकेट, स्टार्टिंग सर्टिफिकेट आदि के लिए हमें डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसी को अप्रोच करना होता है कि देखिए हमारा ये प्रोजेक्ट है वो इस तरह से डिफाइंड है, ये सब स्मूथली पूरा होने वाला प्रोजेक्ट है। तो अगर गवर्नमेंट एजेंसी उस डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और गवर्नमेंट द्वारा जो पैरामीटर्स है मेजरमेंट का उनसे कंपेयर करके जो लीगल रेगुलेटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको कंपैरिजन करते हुए जब गवर्नमेंट बॉडीज़ एजेंसी ये समझती है कि हाँ ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस बात का प्रतीक है कि प्रोजेक्ट कहीं भी किसी भी प्रकार के लॉ को वायोलेट नहीं करता है, तो वो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और अप्रूवल दे देगा। इसी प्रकार से फाइनेंशियल एस्पेक्ट को लेकर के आप जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, बैंक्स है, जहाँ से फाइनेंशियल असिस्टेंस लेना है, वित्तीय सहायता लेनी है, वहाँ पे आप लेते हो तो वो अपने एक्सपर्ट के द्वारा आपके रिपोर्ट के आधार पर एग्जामिनेशन करता है, जिसको अप्रेजल कहते हैं, प्रोजेक्ट अप्रेजल। वो और डिटेल एग्जामिनेशन होता, चूँकि उनको फाइनेंसिंग का निर्णय करना होता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, अप्रेजल ऑफ प्रोजेक्ट, appraisal strategy of financial institution before taking decision to finance a project। ये टॉपिक ही अलग होगा। तो इसी रिपोर्ट के आधार पर कोई भी इस प्रोजेक्ट का इवैल्यूएशन अपने एक्सपर्ट के सहायता से करते हैं और तब फाइनली डिसीजन लेते हैं कि वेदर दिस प्रोजेक्ट शुड बी असिस्टेड और नॉट, है ना। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एस्पेक्ट्स, डिफरेंट एस्पेक्ट्स on the basis of which viability of a project will be tested। जो फर्स्ट एस्पेक्ट फिजिबिलिटी टेस्टिंग का है वो है टेक्निकल एस्पेक्ट, यानी फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ द प्रोजेक्ट। इसके संबंध में ये सारे सवाल का उत्तर अगर अकॉर्डिंगली मिल जाता है एनालिस्ट को तो समझा जाता है कि ये प्रोजेक्ट वायबल है। फर्स्ट क्वेश्चन है वेदर द प्रपोज्ड टेक्नोलॉजी इज लेटेस्ट वन, यानी अप टू डेट अपडेटेड है या नहीं, आज के समय के मुताबिक है या नहीं। ऐसा नहीं कि वो जो है सो बहुत पुराना कह सकते हैं आप उसको, ट्रेडिशनल टाइप टेक्नोलॉजी है या फिर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस फास्ट चेंजिंग वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी को पुराना होते वक्त नहीं लगता और हम ऐसे में पुराना टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते हैं तो उसका खामियाजा प्रोजेक्ट को इन फ्यूचर फेस करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो वेदर द प्रपोज्ड टेक्नोलॉजी इज लेटेस्ट वन और नॉट, यानी बिल्कुल नया होना चाहिए, वो है या नहीं है, है ना। सेकेंड क्वेश्चन वेदर द प्रपोज्ड टेक्नोलॉजी इज वेल टेस्टेड और नॉट, ठीक है अप टू डेट है, बिल्कुल न्यू टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट वन है, लेकिन वेल टेस्टेड है कि नहीं, कि बिल्कुल नया प्रयोग ही हम करने जा रहे हैं तो ये इनोवेटिव प्रोजेक्ट हो जाएगा। ऐसे में उसका टेक्निकल नो हाउ संबंधी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकता है, तो उसके टेक्निकल नो हाउ अगर डिफ़िकल्ट हैं, यहाँ पे बिल्कुल न्यू है तो फिर प्रॉब्लम होगा और परेशानी बढ़ेगी, उससे प्रोजेक्ट का कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट बढ़ेगा। प्रोजेक्ट कैपिटल कॉस्ट बढ़ने से क्या होगा कि प्रोजेक्ट का जो फ्यूचर है वह थोड़ा डिलेड हो सकता है। प्रोजेक्ट जब भी डिलेड होता है तो ओवर टाइम की वजह से, टाइम ओवररन की वजह से कॉस्ट ओवररन होता है, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट
अधिक हो जाता है। ऐसे में जो फाइनेंशियल प्लान प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए किया गया था वो फेल हो जाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बजट वो कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो फेल्योर होने की संभावना बढ़ जाती है प्रोजेक्ट का। तो इसीलिए हमेशा देखना है कि जो टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट किया है या चूज किया है वो टेक्नोलॉजी लेटेस्ट वन होने के साथ साथ वेल टेस्टेड होना चाहिए, अनट्राइड नहीं होना चाहिए। सेकेंड, थर्ड, व्हाट इज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ इट्स बिकमिंग ऑब्सोलेट। जो प्रोजेक्ट हमने प्रपोज टेक्नोलॉजी प्रस्तावित किया है उस टेक्नोलॉजी के ऑब्सोलेट यानी यूजलेस होने का, आउटडेटेड होने की कितनी संभावना है, कितने दिनों में, कितने वर्ष में ये आउटडेटेड हो सकता है, इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये ऑब्सोलेट हो जाता है तो उसके बावजूद इसका हम इस्तेमाल किसी और रूप में कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट में तो वो सपोर्ट करेगा ही करेगा प्रोजेक्ट वर्क के लिए, और फ्यूचर में भी आफ्टर एक्सपायरी इट्स वर्किंग लाइफ इट विल सपोर्ट द प्रोजेक्ट इन डिफरेंट फॉर्म। तो दिस clarifies that the project technology has ability to conserve capital, that's why that must be preferred। तो इस बात की जांच हो जानी चाहिए। उसके बाद है इज द प्रपोज टेक्नोलॉजी डोमेस्टिकली अवेलेबल। क्या जो प्रपोज टेक्नोलॉजी हमने चूज किया है वह भारतीय बाजार में उपलब्ध होगा या फिर उसे हमें विदेश से आयात करना पड़ेगा। अगर भारतीय बाजार में अवेलेबल है तो सबसे सहज है, ज़्यादा वायबल माना जाएगा। अगर विदेश से मंगाना पड़ेगा तो हमें ये भी देखना होगा कि क्या गवर्नमेंट इसके लिए इंपोर्ट का फ्री इजाज़त देती है कि नहीं, क्योंकि इंपोर्ट के लिए फॉरेन करेंसी एक्सपेंड किया जाता है, तो ऐसे में उसका फ्री अवेलेबिलिटी होनी चाहिए फॉरेन करेंसी एक्सपेंडिचर का। इसलिए इस तथ्य को भी ढूंढना है कि इफ द प्रोजेक्ट इज रिक्वायर्ड टू बी इंपोर्टेड फ्रॉम अब्रॉड देन द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फॉरेन करेंसी विल बी अवेलेबल बाय द RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड गवर्नमेंट has such provision to support such type of project based on foreign technology. Whether the technology easier to be installed and suitable in all respect। अगर विदेश से हम मंगाते हैं, स्वदेश वाला तो संभावना पूरा वायबिलिटी का होता है, लेकिन अगर विदेशी टेक्नोलॉजी है वह डिफरेंट टेक्निक्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसका स्वरूप है, तो जिसका एक्सपीरियंस भारतीय बाजार में बहुत कम लोगों का है, तो ऐसे में हमें देखना होगा कि उस तरह के टेक्नोलॉजी को फॉलो करने के लिए हमारा जो यहाँ का इन्वायरमेंट है लोकल वह सूटेबल है कि नहीं, उसके लिए हमारे एक्सपर्ट जो हैं वह कैपेबल हैं कि नहीं है। नहीं तो डेलीगेशन विदेश से लाना ही होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आज आप रक्षा मंत्रालय का जो नया एयरक्राफ्ट है जो फ्रांस से इंपोर्ट किया जा रहा है, फ्रांस से मंगाया जा रहा है, कौन सा है जिस पे बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, खैर लड़ाकू विमान है, हाँ नहीं अपाचे ने, अपाचे भी तो विदेशी ही है, और जिस पर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ, हाँ हाँ याद आएगा तो बात करते हैं। हाँ, तो इस तरह की टेक्नोलॉजी तो हमको जाके पहले ट्रेनिंग वहाँ लेना होगा, सीख के हमारे एक्सपर्ट आएंगे तभी हम लगा सकते हैं, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। यहाँ हम टेस्टिंग क्या चीज़ का कर रहे हैं, वायबल, आसानी से पूरा होने वाला। तो इन तमाम दृष्टिकोण से टेक्निकल एस्पेक्ट्स का एग्जामिनेशन होता है, टेस्टिंग होता है, फिर इसके आधार पर इसका रिपोर्ट तैयार किया जाता है। नाउ अब हम लोग दूसरा फिजिबिलिटी टेस्ट करेंगे, वो होगा इकोनॉमिकल फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी स्टडी ऑफ कॉमर्शियल एस्पेक्ट, यानी जो प्रोडक्ट ये प्रोजेक्ट के द्वारा उत्पादित होगा वह आसानी से मार्केट में सर्कुलेट हो सकता है नहीं, उसका डिमांड है कि नहीं। तो डिमांड एनालिसिस,
मार्केट कंपटीशन, यानी इसके जो कंपटीशन देने वाले और जो सब्स्टिट्यूट कमोडिटीज़ है वो मार्केट में मार्केट शेयर क्या है, इसका कंपिटिटिव प्रोडक्ट और कौन कौन सा हो सकता है और उसका मार्केट पे पकड़ कितना है, मार्केट शेयर क्या है, तो मार्केट में कंपटीशन कैसा होगा, इसका इवैल्यूएशन। एक से अधिक प्रकार का अगर प्रोडक्ट तैयार करता है तो उसको प्रोडक्ट मिक्स कहते हैं। तो प्रोडक्ट मिक्स का क्या स्थिति है? जिस प्रोडक्ट को तैयार किया जा रहा है उस प्रोडक्ट के प्राइस के कंट्रोलिंग की पॉलिसी गवर्नमेंट की कैसी है ना। नहीं लिखा। Next, ability of product in providing maximum satisfaction to consumers, यानी जो समाज के जो लोग प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे क्या उनका को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोर्ट्स, यानी अगर वो क्या इस प्रकार का प्रोडक्ट का क्वालिटी और कम्पिटिटिव प्राइस होगा कि आसानी से अब्रॉड में इसका सप्लाई किया जा सके, यानी भारत से बाहर इसका एक्सपोर्ट किया जा सके। तो ये सब संभावनाएं जितनी अधिक होंगी स्वाभाविक तौर पर वो उस प्रोडक्ट का उस प्रोजेक्ट के प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन नेशन के इकोनॉमी में भी अधिक से अधिक हो पाएगा। जो फिजिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स है इसमें दो बातें हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट का कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या है, हाउ मच कैपिटल और फंड विल बी रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू set up the project, establish the project as well as in order to continue its normal course of business operation। यानी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और परमानेंट कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा और उसका अरेंजमेंट के लिए जो डिफरेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस कौन कौन से होंगे, डेब्ट और इक्विटी का मिक्सिंग रेशियो क्या होगा और साथ ही साथ फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस जो दूसरा हिस्सा है, एक कैपिटल फॉर्मेशन से रिलेटेड है, अब बाकी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन यानी भविष्य में इसका रिटर्न क्या मिल सकता है, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ के बारे में। तो पहला है कैपिटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी टोटल कॉस्ट प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने का, एस्टेब्लिश करने का टोटल कॉस्ट क्या आएगा, एनी एस्टिमेशन ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट। मीन्स ऑफ फाइनेंस, जो रिक्वायर्ड कैपिटल है उसके फाइनेंसिंग के सोर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, डिवेंचर्स किस तरह का होगा और किस प्रोपोर्शन में होगा, वो कैपिटल स्ट्रक्चर बताएगा। और साथ ही साथ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा और उसकी फाइनेंसिंग कहाँ से की जाएगी, किन स्रोत से कितना किया जाएगा। और लास्टली फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट रन करने के बाद फ्यूचर में क्या प्रॉफिटेबिलिटी, व्हाट इज़ द पोटेंशियलिटी ऑफ रिटर्न इन फ्यूचर
are projected by preparing pro forma PL account and balance sheets, cash flow estimates. Any different types of estimates are made in order to project future financial पोजीशन और स्ट्रेंथ और पोटेंशियलिटी ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट, यानी भविष्य में प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल दृष्टिकोण से रिजल्ट ओरिएंटेड कितना हद तक सेटिस्फैक्ट्री होगा, इसके लिए डिफरेंट फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस कहते हैं। तो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन अपने आप में एक चैप्टर है जिसकी चर्चा विशेष उसमें की जाएगी। इसमें इतना ही जान लें कि कैश फ्लो एस्टिमेट्स बनाना, प्रोजेक्टेड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट तैयार करना, जो इसके जरिए हम ये समझाना चाहते हैं, प्रोजेक्ट प्रमोटर को कन्विंस करना चाहता है कि इसका भविष्य आगे रिजल्ट के रूप में फाइनेंशियल जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्निंग का और फाइनेंशियल पोजीशन और स्टेबिलिटी का, वो कैसा रहेगा, इसको प्रेडिक्ट करना है ना। तो आज के लिए इतना ही। यही 4 मुख्य एस्पेक्ट्स हैं जिसके आधार पर फिजिबिलिटी टेस्ट किया जाता है, स्टडी किया जाता है, और उसके बाद डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होता है, जिसके बारे में चर्चा नेक्स्ट क्लास में।